प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, मेरी शादी तय हो गई थी और उसमें मेरी होने वाली सास उधर से गुजर रही थी। तो उन्होंने मुझे सिटी कोर्ट के गेट पर खड़ा होकर भाषण देते हुए देखा और लौट के जब आई घर पे, उन्होंने कहा कि मैं लड़का आवारा है, मैं इसके शादी नहीं करूंगी बेटी की। मेरी उम्र उसमें 21 साल की केवल थी। शादी के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया कि अब तो नंदू जी किसी काम के नहीं रहेंगे, अब शादी हो गया। जो होता है, दोस्तों के लगातार उलाहने के कारण मैंने अपने बिना क्रम की चिंता किए हुए 3 जुलाई को सत्याग्रह करके जेल चला गया। जब आपातकाल इस देश में लग गया तो आंदोलन के समाचार कहीं जा नहीं पाते थे। अखबारों पे सेंसर था, समाचार छपते नहीं थे। आलमगंज चौकी हमारे पटना सिटी में है, उसके ठीक बगल में पंचानंद विश्वकर्मा जी का घर है। उनके घर में हम लोगों ने ठिकाना लगाया। अब कल्पना करिए, पुलिस चौकी और मेरा ठिकाना, दीवार एक था पीछे से, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगती थी कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। 3 महीने वहां भी काम किया, फिर वहां भी छापा पड़ा। नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण। स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता नंदकिशोर यादव जी हैं। हम आज जेपी आंदोलन से जुड़ी हुई इनकी यादों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह एक छात्र आंदोलन देशव्यापी आंदोलन में बदल गया और केंद्र की सरकार तक को हिला दिया। 1974 में जेपी आंदोलन की मूवमेंट की शुरुआत हुई। हम सब जानते हैं किस तरीके से ये मूवमेंट छात्र मूवमेंट थी जो पूरे देश में फैली और केंद्र की जो सरकार थी उस तक को हिला करके रख दिया। फिर इमरजेंसी लगी। इससे जुड़े कुछ आपके व्यक्तिगत और उस समय के राजनीतिक कुछ किस्से आप प्लीज हमारे साथ में शेयर करें। ये राजनीतिक किस्से क्या है? राजनीति भी साफ है। उसमें कांग्रेस का जो कुशासन था, भ्रष्टाचार था, पूरा देश त्रस्त था जी। और विद्यार्थी भी परेशान थे जी। तो विद्यार्थियों ने एक आंदोलन करने का तय किया और पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। उसमें के छात्र संघ के लोगों ने किया और वहां से आंदोलन की बीज निकली। फिर 74 में जब 18 मार्च को बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ विद्यार्थियों का, गोली कांड हो गया। फिर लोगों ने जयप्रकाश जी को आग्रह किया। जयप्रकाश जी ने एक ही शर्त रखी कि भाई हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन होगा। उसमें के तत्कालीन नेताओं ने उस बात को स्वीकार किया। जयप्रकाश जी आने के बाद इस आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और इसकी व्यापकता बढ़ गई, लोगों की सहभागिता भी बढ़ गई और आंदोलन की विश्वसनीयता भी बढ़ गई। तो धीरे धीरे आंदोलन बड़ा स्वरूप लेता गया, आम आदमी से जुड़ता गया, छात्रों के आंदोलन से जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। जेपी आंदोलन की वजह से आपकी शादी भी कट गई थी, कुछ ऐसा कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब लोग ऐसे सुनाते हैं सर, ऐसी कुछ बात है? नहीं, किस्से तो बड़े मजेदार हैं। क्या हुआ था सर? आंदोलन शुरू होने के समय ही मेरी शादी तय हो गई। मेरे पिताजी को लगता था कि लड़का भाग जाएगा, कहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, शादी कर दोगे तो घर में बंद के रहेगा। शादी मेरी तय हो गई, लेकिन 74 के आंदोलन का जुनून सिर पे सवार था। मैं उससे अलग भी नहीं होता था। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, मेरी शादी तय हो गई थी और उसमें मेरी होने वाली सास उधर से गुजर रही थी। तो उन्होंने मुझे सिटी कोर्ट के गेट पर खड़ा होकर भाषण देते हुए देखा और लौट के जब आई घर पे, उन्होंने कहा कि मैं लड़का आवारा है, मैं इसके शादी नहीं करूंगी बेटी की। और उन लोगों ने ही शादी काट दी, कट गई मेरी शादी। लेकिन फिर जिस डेट में शादी तय थी, पिताजी ने दूसरी लड़की खोजी, ढूंढा, मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी के तुरंत बाद आपको जेल जाना पड़ा था। देखिए, हम तो नौजवान लोग थे, मेरी उम्र उसमें 21 साल की केवल थी। शादी के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया कि अब तो नंदू जी किसी काम के नहीं रहेंगे, अब शादी हो गया। जो होता है, 2 मई को मेरी शादी हुई थी और जयप्रकाश जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। क्रमवार ढंग से हर बार कोई न कोई जिला सत्याग्रह रोज करता था। अब वो जेल जाए जाते थे, भेजे जाते थे। तो मेरे जाने का क्रम नहीं था, लेकिन दोस्तों के लगातार उलाहने के कारण मैंने अपने बिना क्रम की चिंता किए हुए 3 जुलाई को सत्याग्रह करके जेल चला गया। बाद में हमारे दोस्तों ने अफसोस भी जाहिर किया, लेकिन जो मुझे लगता था उसमें चिढ़ा रहा था मुझे बार बार, तो उसके कारण मैं चला गया।
उसके बाद तो जेल का सिलसिला लंबा चलता रहा। सर, उस दौरान लगभग सारे अखबारों को सेंसर कर दिया गया था, तो हमने सुना है कि आपने एक अखबार निकाली थी, और उस अखबार की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थाने के बगल में बैठ करके उस अखबार का मतलब आप लोग सृजन करते थे, छापते थे उसको। देखिए, जब आपातकाल इस देश में लग गया जी तो आंदोलन के समाचार कहीं जा नहीं पाते थे। जी अखबारों पे सेंसर था, समाचार छपते नहीं थे। तो संगठन ने तय किया कि एक अखबार को निकाला जाए, 15 दिन में हो, 10 दिन में हो, सप्ताह भर में हो, ताकि आंदोलन के समाचार लोगों तक पहुंच पाए और जो अंडरग्राउंड गतिविधि है वो लगातार चलती रहे। क्योंकि उसमें सूचना देने का कोई और माध्यम नहीं था, टेलीफोन की संख्या नगण्य थी, मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो उसके लिए आरएसएस और विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि अखबार निकाला जाए। तो कई बड़े लोग उसके विचार के वाहक बने, शैलनाथ श्रीवास्तव, प्रोफेसर निशांत केतु वगैरह सब बने, लेकिन निकालने का काम 3 लोगों के पास आया, 3 लोगों के जिम्मे आया। उसमें एक अशोक सिंह थे, उसमें विद्यार्थी परिषद के कोषाध्यक्ष थे बिहार के, अभी भी हैं वो। और मैं था, एक श्याम जी सहाय थे लखनऊ के, जो यहाँ आए थे होम्योपैथी की पढ़ाई करने के लिए। 3 नाम अखबार का रखा गया, लोकवाणी। लोकवाणी नाम का वो अखबार पहले 2 पन्ने का था, बाद में 4 पन्ना भी हुआ। उसको निकालने का तय किया, लेकिन समस्या यह थी कि छपे कहाँ। उस समय तो आज की तरह कंप्यूटर से काम होता नहीं था, क्रेडिल पे ही छपता था, फिर कंपोज करना, फिर प्रिंट कराना, ये दोनों बड़े काम थे। और पुलिस का खतरा हमेशा बरकरार रहता था, हम लोग पर वारंट भी जारी था। तो हम लोगों ने कई जगह देखे, बड़ा प्रेस कोई छापने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर हम लोगों ने पहली बार महेंद्रू में एक प्रेस देखा, वहां हम लोगों ने तैयार किया, वहां छपाई का काम हुआ। कंपोजिंग कहीं और होता था, छपता वहां था। और हम लोग मुसल्लापुर हाट में एक साबुन फैक्ट्री बंद हो गई थी, वहां किराए के मकान में रह करके हम लोग इन चीजों को हैंडल करते थे। कुछ दिन के बाद पुलिस को मालूम पड़ जाता था, छापा पड़ता था, फिर वहां से अलग जगह, फिर अलग जगह। मुसल्लापुर से दीघा चले गए हम लोग, वहां छपाने लगे। उसके बाद आलमगंज चौकी हमारे यहाँ पटना सिटी में है, उसके ठीक बगल में पंचानंद विश्वकर्मा जी का घर है, उनके घर में हम लोगों ने ठिकाना लगाया। अब कल्पना करिए, पुलिस चौकी और ये मेरा ठिकाना, दीवार एक था पीछे से, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगती थी कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। 3 महीने वहां भी काम किया, फिर वहां भी छापा पड़ा। ये निरंतर चलते रहता था। छापने की जिद थी और पुलिस की अपनी कार्रवाई थी। लेकिन हम लोग कभी पूरे आपातकाल के दौरान भी अखबार को बंद नहीं होने दिया। बीच बीच में गिरफ्तारी, ये छापेमारी के कारण 10 दिन 5 दिन विलम्ब होता होगा, लेकिन बंद नहीं होने। ये अखबार लगभग कितने दिनों तक छापा गया? पूरे आपातकाल 1.5 साल। पूरे आपातकाल 1.5 साल। क्योंकि मुझे एक सुविधा यह थी कि मैं अच्छा प्रूफ रीडर था। मेरे पिताजी, ये मेरे मामा जी एक अखबार में पहले सहायक संपादक थे, वो भारती वाहन की किताब के प्रूफ रीडिंग करते थे, अलग से ले जाकर 8 आने फॉर्मा में उसमें प्रूफ रीडिंग होती थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास भी पॉकेट खर्चा नहीं है, मैं उसमें आईएससी का विद्यार्थी था, 74 के पहले की बात है। तो 4 आने में उनसे 4 आने फॉर्मा लेकर के मैं प्रूफ पढ़ता था। मैं अच्छा प्रूफ रीडर था, तो इसमें लाभ मुझे मिल गया इससे अखबार को छापने। पूरे आपातकाल के समय विद्यार्थियों पे किस तरह की दमनकारी मतलब जो प्रयोग किए गए थे वो किस तरह के थे? देखिए, बहुत भयानक था। पुलिस प्रशासन बहुत बर्बर था। ऐसे बहुत सारे प्रशासन के लोग अंदरूनी रूप से मदद भी 74 के लोगों को करते थे, आंदोलनकारियों को करते थे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के दबाव के कारण और लोगों की गिरफ्तारी के लिए, लोगों की खोजबीन के लिए पुलिस का रवैया भी उसी प्रकार से दमनकारी था। अब मैं ही जब गिरफ्तार नहीं हुआ वारंट के बावजूद, तो मेरे घर के खिड़की किवारी भी सब उठा के ले गए पुलिस के लोग। पूरे आपातकाल के दौरान मेरा परिवार केवल कपड़े का पर्दा टांग के रहता था। मैंने कई लोगों को जानता हूँ, अरुण सिन्हा को मार करके पूरा देहात तोड़ दिया उनका। एक ललित नारायण सिंह थे, हमारे पार्टी के नेता थे, पूरे शरीर को सिगरेट से दाग दिया एक नेता का पता पूछने के लिए। तो क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत तंग किया है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।